हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पावर शॉर्ट वीडियो इस माइंड मैप में अपन एनसीईआरटी के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स, सारे फॉर्मूलाज और पीवाईक्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है वो भी बता दूंगा। सारी चीजें कवर करने वाले हैं भाई। एक बार ये वीडियो देख लिया ना तो सारी एनसीईआरटी, सारा सिलेबस कवर होगा नीट का। ओके, इसके बाद में आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस लगानी है, थ्योरी यहां से आप पूरी क्लियर कर लोगे, सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। ओके, तो आगे बढ़े। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक चीजें हैं वो पहले बता देता हूं। आइसोटोप्स क्या है? अगर आइसोटोप की बात करें तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो जेड सेम, ए डिफरेंट होगा किसका? आइसोटोप का। अब बात करें आइसोबार की, आइसोबार का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम होगा पर जो एटॉमिक नंबर होगा जेड होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आइसोटोन्स की बात करें, टोन्स देखो एन आ रहा है ना, टोन टोन टोन, तो यानी न्यूट्रॉन सेम होंगे इसमें। इतनी बात क्लियर? ये तो बेसिक चीज थी, वो बतानी थी। अब मेन चीज है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है सबसे पहला टॉपिक ही अपन को डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। इनमें देखो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इनको खोजा गया, किसने खोजा, क्या नाम था, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया? थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, अब देखो क्या किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें एक तरफ कैथोड एक तरफ बना दिया एनोड। ठीक है सर, कैथोड एनोड बना दिया। अब क्या किया इसने? हाई वोल्टेज दिया और लो प्रेशर, बिल्कुल लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे इसको रखा। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड था उसको तो सिंपल रखा, बट जो एनोड था उसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब बीच में से उसमें पोर बना दिए। और जो एनोड की साइड थी ना, इधर क्या किया इसने? जेडएनएस का लेप लगा दिया। जेडएनएस का लेप मतलब क्या होता है? जेडएनएस होता है एक फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट, उस पे कोई भी चीज आएगी, यानी ये है मेरा हाथ फ्लोर, ठीक है, इस पे जेडएनएस लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई चीज आके टकराती है ना तो वो क्या होगा? यहां से ये लाइटिंग शो करेगा, यानी पता चल जाएगा कि कोई चीज आके टकराई है। फ्लोरोसेंट होता है ये। ओके, इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ? हाई वोल्टेज चलाया तो यहां से कैथोड से कुछ रेज निकली और एनोड पे जाके रुक गई। ठीक है, एनोड परफोरेटेड था तो ये किस पे चलेगी? जेडएनएस पे, जो फ्लोरोसेंट लगा हुआ था। और यहां पे कुछ चमक सी पैदा हुई, उसको लगा कि कुछ चीजें यहां से निकल के आ रही है। अब जो चीज एनोड कैथोड से बन रही है और एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड यानी नेगेटिव है, ये चीज नेगेटिव है, और एनोड क्या है? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चीज आ रही है पॉजिटिव की, ये एनोड पॉजिटिव है। अब कोई चीज है पॉजिटिव, ये चीज है, ये है मेरा हाथ, ये पॉजिटिव है। अगर ये किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, यानी नेगेटिव चीज को ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है सर, इतनी बात। यहां से क्या चला? पता चला कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? थॉमसन ने किया था, इससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब जो इसमें ये कैथोड रेज बनी ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये वेरी हाई स्पीड में एक सीधी सिंपल लाइन में गति कर रही थी। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात कि ये नेगेटिव चार्ज को कंसिस्ट करती है, नेगेटिव चार्जड पार्टिकल होते हैं ये। क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा भाई? नेगेटिव ही तो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। अगर यहाँ पे पॉइंटर पिन एक व्हील लगा दें अपन,
ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो व्हील को क्या कर देगी ये रोटेट कर देगी उसको। ये रेज यहां पे लगा दिया कोई व्हील, तो उसको क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। रोटेट कर रही है मतलब मैकेनिकल इफेक्ट शो हो रहा है इसका। ओके सर, मैकेनिकल इफेक्ट की बात करिए। ये इसमें कोई गैस भरी हुई है मान लो डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती है। सीधी बात, क्वेश्चन आता है यहीं से आएगा, इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस कौन, कैथोड रेज। इससे इलेक्ट्रॉन का पता चल गया आपको। अब बारी थी कि इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया, अब प्रोटॉन का पता कैसे चला सर। प्रोटॉन के लिए यहां पे तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटॉन के लिए एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर दिया। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहां पे तो ये अपन ने एनोड को परफोरेटेड किया था, यहां पे अपन ने कैथोड को, इस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। तो यहां से एनोड से कुछ रेज निकलेगी, पर एनोड से निकली नहीं। वो क्या हुआ, यहां पे जो गैस भरी हुई थी ना वो आयोनाइज हुई और वहां से प्रोटॉन निकला। समझ गए। तो एनोड रेज में एनोड से निकल के भागी नहीं रेज, उस गैस में जो गैस भरी हुई थी उस गैस का, जैसे H2 है तो H प्लस निकल गया, O2 है उसका प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन वहां से निकला। इतनी बात क्लियर। तो अपन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से क्या बोल सकते हैं, तो यहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और एनोड रेज की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है कि इसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है, डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रे जो गैस भरी हुई है इस डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बात। एनोड रे को अपन कैनाल रेज भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें परफोरेटेड कैथोड यूज किया जाता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में परफोरेटेड एनोड यूज किया जाता है। ओके, जो ये है इससे डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की। इंपॉर्टेंट चीज फिर बोल रहा हूं कि ये डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस, इसमें जो गैस भरी हुई ना वही तो प्रोटॉन देगी, यानी उस पर ही डिपेंड कर रही है ये चीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी ये डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब पे है। यानी E/m का रेशियो, E/m का रेशियो उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, यानी E/m का रेशियो डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस फील्ड। ओके, अब सर E/m क्या होता है, ये देखो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। अब यहाँ पे अपन E/m का निकाले, E यानी चार्ज और m मतलब मास, E मतलब चार्ज, m बाई मास। ठीक है, अब बात करो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि E/m जो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए आप बताओ। आप कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन का मास, फिर प्रोटॉन का चार्ज बटा प्रोटॉन का मास, ऐसे कर दो। अल्फा के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, चारों के लिए कर लो और फिर उनका रेशियो निकाल लो, फिर देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा नहीं करना, सीधा याद रख लो, मेरी बात मानो तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का, फिर न्यूट्रॉन का। कैसे कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपको याद रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद रहते हैं। तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा E/m, फिर प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बाद में अल्फा पार्टिकल का, और सबसे कम न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन का। ओके, याद हो गया, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, और सबसे कम न्यूट्रॉन का। ओके, E/m स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ये मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था ना, स्पेसिफिक चार्ज वहां से निकला है वो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ओके, इतनी बात क्लियर। तो अपन ने ये चीजें कर ली, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, चलो ये बताओ प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब देखो, अब आता है एटॉमिक जो मॉडल था ना उसको देने वाले साइंटिस्ट थे, थॉमसन ने भी दिया, रदरफोर्ड ने भी दिया, बोर ने भी दिया, ये सारे मॉडल पढ़ने वाले एटॉमिक थ्योरी के अंदर। अब एटम कैसा है, क्या चीज है एटम, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने, जैसे आप दो वाटरमेलन खाते हो ना, तरबूज, उसके बारे वैसा ही बता दिया कि जो एटम है वो वैसा होता है। जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल है और उसमें पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी एटम न्यूट्रल है।
इसने क्या बोला, जैसे आपका तरबूज होता है ना, उसमें जो बीज होते हैं वो तो है नेगेटिव चार्ज, और रेड वाला जो पार्ट है वो खाते हो वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर ऐसा थोड़े होता है यार, ये थोड़े होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई बाद में। उसके बाद में आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट वगैरह, और एक अल्फा पार्टिकल जो है स्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया इसने, उसके बारे में। तो रदरफोर्ड का पहले अल्फा पार्टिकल स्केटिंग जो एक्सपेरिमेंट था वो देख लेते हैं, फिर इसके पोस्टुलेट वगैरह ड्रॉबैक देखेंगे। अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग में क्या किया इसने, जो अल्फा पार्टिकल है ना उसका सोर्स ले लिया, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हो रही है किस पे, एक ले ली इसने गोल्ड की बिल्कुल थिन शीट। गोल्ड की क्यों ली भाई, गोल्ड को बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती है, सबसे थिन शीट्स गोल्ड की बनाई जा सकती है, इसलिए गोल्ड ले लिया। अब इसने क्या किया, साइड में जेडएनएस का लेप लगा दिया, गोल्ड की शीट यहां पे ले ली और उसके साइड में क्या कर दिया, एक ऐसा केव बना के इसमें जेडएनएस डाल दी, जेडएनएस लगा दी। जेडएनएस क्या है, फ्लोरोसेंट है यानी चमकेगा, जेडएनएस चमकता है, इस पे कुछ भी रेज वगैरह अल्फा बीटा कोई से पार्टिकल जाओ, ठीक है, वो क्या अल्फा पार्टिकल जाएंगे इस पे, तो वो क्या करेंगे, चमक पैदा करेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली हीलियम आयोनाइज्ड आयन होता है, ओके, हीलियम 2+। अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकले, इस पे गए, जो गोल्ड की थिन शीट थी उस पे, यहां से पार्टिकल पड़े, तो इसको इसने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें देखा कि जो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं और जेडएनएस की जो स्क्रीन शो हो रही है, इसको लगा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स है ना वो सीधे निकल गए, इससे मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे ही निकल गए। कुछ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के थोड़े से पास यानी थोड़े दूर थे, वो क्या हुए, डेविएट हुए ऊपर और नीचे, और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ गया, यानी 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ गया, यानी ठीक है, 3 बात बोली, मैक्सिमम पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो गए, और 20,000 में से एक पार्टिकल्स आया और वापस उसी पाथ पे चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे हुआ, मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, इससे क्या कंक्लूजन ये निकलता है कि मैक्सिमम अल्फा रेज सीधी निकल गई, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट खोखला है, खाली है, कुछ नहीं है उसमें। 20,000 में से एक पार्ट जो सेंटर में गया वो टकरा के वापिस आ गया उसी, यानी सेंटर में कुछ ना कुछ तो है, तो यानी न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये चीज यहां से पता चली, यानी भाई ये तो ये खाली है, ये चीज यहां से टकरा के वापस आ रही है, मतलब सेंटर में कुछ चीज है। ठीक है, और कुछ चीजें डेविएट, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, अल्फा का पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव, और ये चार्ज क्या है, जो नाभिक है इसका न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिव, तो उसे पता चला, यानी डेविएट करने वाला तो पॉजिटिव चार्ज को डेविएट कर रहा है, खुद की तरफ नहीं ले रहा, दूर भगा रहा है, तो यानी वो पॉजिटिव ही तो होगा, अगर नेगेटिव होता तो खुद के पास में ले लेता ना, समझ रहे हो। ओके, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एटम की रेडियस है ना वो 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है, 10⁻−10 मीटर की रेंज में, और जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस होती है 10⁻15 की मीटर की रेंज में। इसने न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसके लिए फॉर्मूला दिया, R0, R0 यहाँ पे कांस्टेंट है, एक की पावर जो एटॉमिक मास है उसकी पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पे R की वैल्यू क्या है, फर्मी में मानते हैं 1 फर्मी मान लो, यानी 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो ये फर्मी में इसकी रेंज होती है R0 की। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल लेना R0, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये ए तो दिया हुआ होगा, या ठीक है दिया हुआ होगा ए मास नंबर, और ये R न्यूक्लियस आपको निकाल लोगे, न्यूक्लियाई की रेडियस। अब देखो यहां से जो अल्फा पार्टिकल था वो इस न्यूक्लियस के कितने पास जा सकता है और वापस आएगा उसी पाथ पे, यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव। ठीक है,
अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक ये इसके बीच में कितनी दूरी रह सकती है ताकि वो वहां तक आ सके और उसके बाद में वापस चला जाए, मतलब उसके बाद में वापस नहीं तो वो रिपेल करने लग जाए और उसको वापस और पास नहीं आने दे। जैसे दो चुंबक को आप ऐसे लेके आते हो ना, तो वो मैक्सिमम कुछ दूरी तक फिर रिपेल करने लग जाती है सेम नोड, ठीक है, वो चीज है इसमें। यहां मान लो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल ये आया और यहां तक ही आ गया, तो बीच में ये जो डिस्टेंस बची ना, ये है इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे? अपन को क्या करना है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको बराबर कर दो। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों क्या होगी, के क्यू बट बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर हो जाएगी। अब देख लो, यहां से आर निकाल लो, रेडियस निकाल लो। कैसे निकालोगे, इस आर को यहां पे लेके आओगे तो क्या हो गया, के जेड। यहां पे 2e क्यों लिखा ये बताओ? 2 इसलिए लिखा भाई अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2e होता है ना, ठीक है, इतनी बात की है। आर कैसे निकलोगे, के जेड ई स्क्वायर, यहां पे 2 है और 2 ऊपर गया तो ये 4 हो गया, 4 बाई एम अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर, वी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहां से आर निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स हैं, यानी रदरफोर्ड के पोस्टुलेट क्या क्या है, इसने क्या बताया न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में। इसने सबसे पहले बताया कि जो न्यूक्लियस है ना, वो तो बहुत स्मॉल रीजन में है, क्योंकि 20,000 में से एक पार्टिकल टकरा के वापस बैक आ रहा है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। सेकेंड, इसने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग है। न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडिंग है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे चक्कर, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा, और जिस पाथ में चक्कर लगा रहा है वो सर्कुलर पाथ है, और जिसे क्या बोला, ऑर्बिट बोल दिया इसने, ठीक है, किसने, रदरफोर्ड ने। तो पहला पोस्टुलेट स्मॉल रीजन में होता है, दूसरा ऑर्बिट वाला ये हो गया। तीसरा, इसने क्या बताया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इतनी बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है एक दूसरे से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कौन बराबर कर रहा है, यानी उसको कौन संभाल रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे संभाल रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन इन देयर ऑर्बिट। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे, तो उसी ऑर्बिट में घूमेगा वो, ओके। इसने ये एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड देखो जो काम कर रहा था, वहां पे मैक्सवेल आ गया, मैक्सवेल ईएमडब्ल्यू पे काम कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स में पढ़ा होगा अपना, कब जनरेट होगी, तब जो एक्सिलरेटिंग चार्ज है, कोई चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, वो ईएमडब्ल्यू जनरेट करता है, ईएम वेव। ईएम वेव जनरेट होगी मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ ही है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो ईएमडब्ल्यू जनरेट करेगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, और एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी अगर उसकी लॉस हो रही है तो भाई वो गिर जाना चाहिए ना सेंटर में, भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींच लेगा उसको, गिरा देगा, क्योंकि एनर्जी भी लॉस हो रही है उसकी। एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी जितनी कम हो जाएगी तो वो तो गिर जाएगा, कम एनर्जी कम होगी तो। पर रदरफोर्ड ने तो ऐसा नहीं बोला, रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड बोलता है कि सीधा घूमता रहता है वो तेज स्पीड से और कुछ नहीं होता। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कांट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड, ओके। पहला इसका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा इसका ड्रॉबैक था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों किस प्रकार अरेंज्ड है और इसकी एनर्जी क्या है, वो
एनर्जी के बारे में भी नहीं बता पाया। कौन? रदरफोर्ड। तो ये सेकंड ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो इन्होंने क्या बता दिया, रदरफोर्ड ने बता दिया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना भाई, वो कंटिन्यूअस होगा और कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। इसने बताया कंटिन्यूअस होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अपन जानते हैं भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये इसकी ड्रॉबैक हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी आता है और यहां पे भी आता है। सबसे पहले आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। याद हुआ? कैसे याद रखोगे? गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, ठीक है। सी को तो याद रह जाएगा, सी तो आपको, ठीक है। फिर गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ओके। तो जैसे जैसे ऐसे जाएंगे अपन गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ, लैम्डा बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। वी का मतलब है विजिबल, ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रेंज होती है, ये होता है विजिबल यानी विबग्योर, वॉयलेट से लेके रेड तक, ओके। इसमें भी वॉयलेट से रेड की ओर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, ओके। तो ये याद कर लेना, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ओके, इससे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो प्लांक है उसकी क्वांटम थ्योरी। इसके फॉर्मूले हैं E बराबर एच न्यू, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एच है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। अब न्यू है जो फ्रीक्वेंसी है, इसे सी अपॉन लेमडा, यानी सी क्या है? प्रकाश की चाल, लाइट की वेलोसिटी है, और लेमडा है वेवलेंथ, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी डायरेक्ट निकालनी है ना, लेमडा दिया हुआ है, कैसे निकालोगे? लेमडा को एंगस्ट्रॉम में लिखो, सीधी बात, यानी 10 टू पावर -10 की मीटर रेंज में, ठीक है, और 12400 बटा लेमडा कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब जूल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, न्यू है मान लो, और रिलीज जो हो रही है वो न्यू1 और न्यू2 है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? न्यू बराबर, ये न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू बराबर न्यू1 प्लस न्यू2। कैसे निकाला? एनर्जी एब्जॉर्ब और बराबर एनर्जी रिलीज। कितनी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की इसने और कितनी रिलीज की? एनर्जी क्या होता है? एच न्यू होता है ना ये, तो ठीक है, एच न्यू वन प्लस एच न्यू टू कर दिया। अगर लेमडा का वेवलेंथ आए यहाँ पे और लेमडा वन और लेमडा टू निकलती है, रिलीज हो रही है, तब एनर्जी E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे लेमडा के फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आपने डायरेक्ट जोड़ दिया था, न्यू1 प्लस न्यू2, लेमडा डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। 1 अपॉन लेमडा बराबर 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, ये बात ध्यान रखने की है, ओके। एक फॉर्मूला होता है पावर का, एनर्जी बटा टाइम, फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। एनर्जी पता है, पावर पूछी है तो टाइम से डिवाइड कर देना। यहाँ पे इंटेंसिटी भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी फिजिक्स में पढ़ी है आपने, एनर्जी बटा एरिया इंटू टाइम, यहां से निकाल सकते हैं। एनर्जी किससे निकालोगे? E बराबर एच न्यू से एनर्जी निकाल लोगे, ओके। अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की ड्यूअल नेचर है, एक तो पार्टिकल में और एक वेव में। फिजिक्स में दबा के पढ़ा है ये चीज आपने। पार्टिकल नेचर क्या, कैसे, कौन रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर को? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तो है पार्टिकल नेचर के एग्जांपल। और वेव नेचर शो हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सभी वेव नेचर के हो गए, ओके। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक तो इक्वेशन पूछी जाती है, एक ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। मान लो कोई सरफेस है, इस पे कोई एनर्जी आती है, एनर्जी यहाँ पे आई और कुछ एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इस सरफेस का कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होगा सर। जो एनर्जी आई, इंसिडेंट एनर्जी, कुछ वर्क काम करने में हुई और कुछ रिलीज होगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है।
तो अपन लिख सकते हैं एच न्यू बराबर फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्लियर। एच न्यू, न्यू यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एच न्यू नोट, फाई नोट को एच न्यू नोट लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू नोट क्या है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल है ना, एक मेटल है तो एक मेटल की सेम रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतनी बात की है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको शो करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए भाई? जो एनर्जी आ रही है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा मतलब जो वहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इतनी बात। देखो फ्रीक्वेंसी सीधा एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और जो वेवलेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम की वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ होगी, तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें जाए तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर वेवलेंथ की बात करें तो इंसिडेंट वेवलेंथ कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ओके, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपको दिए जाए तो उसका सीधा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पड़ेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े तो इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं हो रहा है, ओके, वो वोल्टेज से संबंधित होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर ग्राफ बनाना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाओ तो कैसे बना दोगे? यहां से इक्वेशन लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर एच, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ओके, बना लो ग्राफ, हो गया। यहां पे इंटरसेप्ट एच न्यू नॉट है, ठीक है। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट चालू हुआ है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे आया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरली, यार क्या सोल्व करोगे, ये तो सबको रटा हुआ होता है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहां से देखो फ्रीक्वेंसी ये है एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, अगर इसे डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डबल से थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डबल से थोड़ी बहुत ज्यादा, डबल मत लगा देना, डबल से ज्यादा, ठीक है। इक्वेशन देख ले, माइनस है यहाँ पे, ओके, क्लियर, ओके, ये बात होगी। अब बात करते हैं बोर्स मॉडल की। जो बोर का मॉडल है ना वो किस पे वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड है। जैसे अपन निकालते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसी के लिए निकाला जाता है। बोर्स के जो पोस्टुलेट है वहां से क्वेश्चन बनता है कि इनकी रेडियस, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन पे। तो इसमें अपन ने जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसको kz² बाई r² के बराबर कर दिया। दूसरी बात, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π कर दिया। क्यों? क्योंकि बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो इसको बराबर कर दिया। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? रेडियस भी निकाल सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ निकाल सकते हो। तो रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में। वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁶ z/n। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे रिलेशन पूछा जाएगा। n क्या है? सेल नंबर है और z एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है z²/n³ के और टाइम पीरियड n³ के, ओके। एनर्जी की बात करें, एनर्जी होती है -13.6 nth सेल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर nth सेल n1 और n2 के बीच में पूछा जाए तो -30.6 z² वर्क इट 1/n1² -1/n2², इतना कर देना, ओके, क्लियर बात। काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख रखे हैं मैंने, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -kZe²/r और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ kZe²/r, ओके। अगर बात करें स्टॉपिंग वोल्टेज की, स्टॉपिंग वोल्टेज होता है काइनेटिक एनर्जी बटा E, ओके। अब आती है अपने पास
E1 E2 E3 E4 E5 तक की एनर्जीज, 1 की 2 की 3 की 4 की, पांचों 1 2 3 4 5 पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी देख लेते हैं। फर्स्ट की -13.6, सेकेंड E2 -3.4, -1.51, -0.85, -0.56। ये ध्यान ही रखना, याद रखना भाई, ये एनर्जी तो याद रखना। E1 E2 E3 5 तक की बता रखी है मैंने, है ना। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, ये चीज पता है। लाइमन क्या है, एल्फ जो इनफाइनाइट से अगर फर्स्ट में आ रहा है लाइमन, अगर इनफाइनाइट से सेकंड में आ रहा है तो बामर, इनफाइनाइट से थर्ड में आ रहा है पास्टन, इनफाइनाइट से फोर्थ में आ रहा है क्या हो गया ब्रैकेट, फोर्थ ऑर्बिटल में रहा है। देख मेरी बात सुन, तेरे को बताऊं, यहां पे बता देता हूं। 1 2 3 4 है, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है क्या होगा लाइमन, इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है बाल्मर, इनफाइनाइट से 3 में आ रहा है कौन सा पास्टन, इनफाइनाइट से 4 में आ रहा है ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे चलता है। अगर बात करें फर्स्ट लाइन कौन सी होगी इसकी, देखो लाइमन की फर्स्ट लाइन यानी 2 से 1 में आ रहा है ना, फर्स्ट लाइन तो 2 से 1 की है, 2 से 1, फिर बाल्मर की 3 से 2, पास्टन की 4 से 3, ये फर्स्ट लाइन होगी इनकी। फर्स्ट लाइन में क्या होती है, एनर्जी मिनिमम होती है और लेमडा मैक्सिमम होती है, एनर्जी मिनिमम लेमडा मैक्सिमम, इतनी बात की है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना हो तो क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्या N2 और N1 दिया होगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे N2 - N1 वर्किट बंद, और N2 - N1 प्लस N1 दोनों के इंटू कर देना बटा 2 कर देना, ठीक है, क्लियर बात। अगर 1/λ पूछे न्यू बार, उसे बोलते हैं वेव नंबर, ये होता है वेव नंबर, ये होता है RZ² 1/N1² माइनस N2²। यहाँ पे R की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर 1/R की वैल्यू देखें तो 1/R होता है 911.5, ठीक है, 911.5 एंगस्ट्रोम में होता है, क्लियर। अरे लिख देता हूं, वहां से R की वैल्यू यहाँ पे 1/R की वैल्यू 9.11 एंगस्ट्रोम है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये हुआ भाई, देख माइंड मैप है, फटाफट बताया है सारी चीजें, तो एक बार रिवीजन करने के लिए एक बार दोबारा और देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है भाई, देख पूरा खोल के तो फुल पेज में पढ़ाया, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपकी ये फॉर्मूला है यार, ये तो सारे फॉर्मूला रटने हैं आपको, ठीक है, तो कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। मैं समझाने वाला पार्ट पूरा करूंगा, ठीक है, पूरा समझाया जाएगा। जैसे पहले वो थ्योरी थी समझाने की थी, यहाँ पे फॉर्मूला यार आपको रटने पड़ेंगे ना, इसलिए बताया। ओके आगे चलते हैं, करो। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, बोर की क्या क्या ड्रॉबैक रहे, इसमें पहला ड्रॉबैक है कि नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अपन ने पढ़ा था कि जो बोर एटम था वो ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पे लगता था, यहाँ पे इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पीसीज आ जाती है तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं, तो नहीं बता सकता इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में। दूसरी, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी स्प्लिटिंग को नहीं बताया, किसमें, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट में और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मैग्नेटिक इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है उसे बोलते हैं जिमान इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है तो उसे बोलते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क को कैसे याद रखोगे, टोनी स्टार्क, लाइटिंग, लाइट लगा देता है वो, तो स्प्लिटिंग कैसे, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ओके इतनी बात क्लियर। ये नहीं बता पाया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π आता है, वो कैसे आता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं बताया। ओके तो इतनी क्लियर बात, ये ड्रॉबैक्स हो गए बोहर्स मॉडल के। अब बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्वेश्चन एक आता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के 3-4 फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता डी ब्रोगली वेवलेंथ में, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा बराबर H/P, P यहाँ पे मोमेंटम है और H है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ओके यहाँ पे P को क्या लिख दिया, मोमेंटम को क्या लिख दिया, mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो,
√2m काइनेटिक एनर्जी, इसको मोमेंटम को किस में कन्वर्ट कर लो, काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगा √2m ke। यहाँ पे देख लो, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी है, इसको qv के रूप में लिख दो। v क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, और q चार्ज है। ओके, तो ये चार फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर डी ब्रोगली, वेवलेंथ वगैरह यही आता है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आता है। ओके, बात करें डी ब्रोगली है ना, उसने बोहर का जो पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का, उसको इसने प्रूव कर दिया। इसने तो नहीं कर पाया, ये तो जो बोहर था वो तो पोस्टुलेट देके चला गया कि NH/2π होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं कर पाया। इसने क्या किया, डी ब्रोगली प्रूव्ड बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी MVR बराबर NH/2π। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे n क्या है, जो इंटीजर है ना 1 2 3 4 5 6 ये है। ठीक है, ओके, बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि किसी एक ही टाइम पे आप मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं कर पाओगे। किसी एक ही टाइम पर आप मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं कर पाओगे। इससे फॉर्मूला बनता है, ये तो थ्योरी होगी। फॉर्मूला 2-3 टाइप के फॉर्मूले, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। एक होता है मोमेंटम इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन में चेंज। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यहाँ पे h/4π है और ये होता है h/2π। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप एंगुलर मोमेंटम को 4π लिख देते हो कई बार इसके भरोसे। h/4π ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ठीक है, एनर्जी में चेंज और टाइम में चेंज, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h/4π के। ओके, इतनी बात क्लियर। श्रोडिंगर का इक्वेशन क्वेश्चन नहीं आता, इससे नहीं आता मतलब नहीं आता। इक्वेशन लिख दी मैंने, फिर भी क्वेश्चन नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं, मेन क्वेश्चन बनता है अपना क्वांटम नंबर और जो रूल्स है ना, इसके एप्लीकेशंस हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। क्वांटम नंबर क्या बताती है, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पूरी पोजीशन को खोल के रख देता है। कौन, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, यहां से ही निकालते हैं अपन। श्रोडिंगर इक्वेशन से NLM निकाल लेते हैं। ठीक है, और S नहीं निकाल पाते, NLM S, ये S है, रेड से लिख देता हूं। S को है ना, स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं, ये ओनली NLM आती है श्रोडिंगर इक्वेशन में। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं सर, N क्या है, L क्या है, M क्या है, S क्या है। N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, N क्या बताएगी, N हमें ऑर्बिट के बारे में बताती है। ध्यान से देखना, ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट है, क्या होता है, जैसे ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट में क्या आएगी, सबसेल, और अब सबसेल के बाद में फिर सबसेल में आएगा ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल की डिटेल देता है अपने को, सबसेल की डिटेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ऐसा स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगी। सिंपल सी बात है ये तो। अब सर इनकी वैल्यू पूछी जाती है कि वैल्यू कैसे निकालें। कई बार NLM की वैल्यू पूछ ली जाती है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको सीधा पता रहना चाहिए, n की वैल्यू है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर। ठीक है, ओके। L की वैल्यू 0 से n-1 हो सकती है, 0 से लेके n-1 तक। n के बराबर L की वैल्यू कभी भी नहीं होती। अगर L की वैल्यू n के बराबर किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में दे रखी हो ना, वो आंसर तो सीधे ही काट देना। आप समझ रहे हो बात, ठीक है सर। m की वैल्यू होती है -L से +L के बीच में, -L से +L के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है सर, L की वैल्यू 0 से n-1 के रूप में कैसे। S के लिए L की वैल्यू होती है, S सबसे है ना, उसके लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, SPDF लिखो, 0 1 2 3 लिखो, याद हो जाएगा। ओके, क्लियर बात। ये L की वैल्यू भी याद हो गई आपको। L की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1 के रूप में। ठीक है, 1 के बीच में, रूप में क्या, बीच में। ठीक है,
अब कुछ फॉर्मूला है वो बता देता हूं, फिर हाफ बाउ रूल और ये सारे रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है एल वर्क इट्स थ्रू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई का रूट, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबसेल होते हैं 2l प्लस 1। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल किसके बारे में देखो, ऑर्बिटल बताता है क्या, ऑर्बिटल कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चीज पता है ना, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट बताता है। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो s इंटू एस प्लस वन वर्किट एन h बाई टू पाई, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ये भी h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा जाए तो n वर्किट थ्रू n प्लस टू और रूट, यहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट में n की वैल्यू होगी क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 आ गए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 2.85 के लगभग हो जाता है, यानी जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उससे आप 0.75 के लगभग कर दो, 0.75 0.80 ज्यादा, बस उसके लगभग ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, इतनी बात की है। अगर nth ऑर्बिटल दे रखा है आपको वैल्यू और पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेल बताओ तो n हो गई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ n स्क्वायर हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल ऑर्बिटल 2n स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सबसेल गिवन हो l की वैल्यू, तब आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो 2l प्लस 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक में दो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सबसेल में 2 इंटू ये देखो 12 प्लस 1 2 इंटू 12 प्लस 1, ओके, इतनी बात क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नोड पे। नोड क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो हो, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नोड्स पे होती है, ओके। नोड्स दो टाइप की पढ़ेंगे अपन, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है एनएलएम की वैल्यू तो आपको दी हुई होती है ये, ठीक है। जैसे एक चीज बताओ, आपको ये वैल्यू निकालना आता है, जैसे 1s2, यहां पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है ये 1, n बराबर 1, अब s है, ठीक है, तो l की वैल्यू बताओ आप, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ये चीज तो निकालना आता होगा, नहीं आता है तो देख लो, ये n होता है और ये s की वैल्यू l देख लो, यहां से s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब देख लो ऐसे निकाल लोगे n की, n और l की वैल्यू। रेडियल नोड पूछा जाए तो n माइनस एल माइनस 1 कर देना है, n माइनस एल माइनस 1 कर देना है, क्या करोगे, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। ये हो गए रेडियल नोड्स। अगर एंगुलर नोड्स पूछा जाए तो एंगुलर नोड्स तो होती l है, एंगुलर नोड्स किसके बराबर होती है, l के बराबर, जितनी l है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जितनी है उतनी ही एंगुलर नोड्स होगी, ठीक है। अगर टोटल नोड्स पूछा जाए, टोटल नोड्स होती है रेडियल प्लस एंगुलर, देखो n माइनस एल माइनस 1 प्लस l कर दो तो क्या बचेगा आपके पास, n माइनस 1, क्योंकि l से l कट जाएगा, ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होगी, n माइनस 1। अब बात करें नोडल प्लेन की, क्वेश्चन इससे नहीं आता नोडल प्लेन से, पर ध्यान रख लेना कि s में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, p में एक नोडल प्लेन होता है, इसमें डिटेल में नहीं जाना आपको, ओके। तो इतनी चीजें और ये फॉर्मूले देख लेना, ये फॉर्मूले क्वेश्चन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है, यहां से यहां तक मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब जो रूल्स बचे उनको अपन कवर कर लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं जो आपबाउ रूल है, हुंस रूल और पाउली का एक्सक्लूजन रूल, और एनर्जी ऑर्डर की बात करेंगे कि किस प्रकार हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैसे एनर्जी ऑर्डर अपन लिखते हैं। वो एनर्जी ऑर्डर आपबाउ से भी सीख लेंगे, डायरेक्ट आपको ट्रिक से भी बता दूंगा कि कैसे एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं आपबाउ प्रिंसिपल की। आपबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना तो लोअर एनर्जी में पहले भरा जाएगा लेवल में, फिर उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल्स में भरा जाएगा। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है अगर आपको, तो आप आराम से भर सकते हैं, क्यों, कैसे, जैसे 1s में पहले भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s,
4d 5p 6s, ठीक है, ऐसे भरा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे चलता है ना, वैसे लिखोगे आप। तो इसमें एनर्जी का ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले n+l का बोर्ड और बेरी ने जो रूल दिया n+l का, यानी जिसमें n और l की वैल्यू n+l की वैल्यू ज्यादा होगी यानी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर n+l सेम हो जाए किसी के लिए तो आप एनर्जी कैसे चेक करोगे, उसमें n की वैल्यू देख लेना, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो आपको ये भरना आता है या नहीं आता है मेरे को पता नहीं है, अगर नहीं आता है ना तो पीरियोडिक टेबल में अगर आपने सीखा है नहीं सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पे देख लो कैसे भरते हो ट्रिक से। SS भरो, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, ठीक है, कैसे भरोगे 1s 2s, फिर P किससे चालू होगा 2 से, तो 2p 3s, क्योंकि 2s यहाँ पे आ गया 3s, 2p ये था, ये 3p हो गया, ये 4s। D किससे चालू होता है, D 3d से चालू होता है, तो 3d, अब ये p कौन सा है, 3d के बाद में 4p 5s, ठीक है, इस प्रकार आप याद रख लो SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसमें एनर्जी का जो ऑर्डर है ना वो मैं आपको हाइड्रोजन और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लास्ट में बता दूंगा कैसे भरते हैं। पहले बताऊं, देखो अगर यहाँ पे अपन ने क्या क्या यूज किया था, n+l का रूल यूज किया था ना, n+l, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। सर हाइड्रोजन में है ना, हाइड्रोजन में आप ओनली n+l मत देखो, ओनली n की वैल्यू देखोगे आप। हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए ना उसके लिए n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा, ठीक है। जैसे 1s 2s, 1s और 2s में 1s की कम 2s की ज्यादा, 2s और 2p में देखो l की वैल्यू को देखा ही नहीं अपन ने, यहाँ पे 2 देखा, n की वैल्यू देखो। s के लिए एक चीज यहाँ पे देख लो, SPDF, इसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 2s और 2p की एनर्जी बराबर बता रखी है, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे देखो n तो 2 है, ठीक है, दोनों में s के लिए l 0 होता है और p के लिए 1, यानी n+l इसका ज्यादा है p का, पर यहाँ पे अपन ने ओनली n ही देखा, l को नहीं देखा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n देखेंगे, ठीक है। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ना तब आप n+l यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ठीक है, ये वाला सिस्टम वही यही है। एनर्जी का पता चल गया। अब बात करते हैं हुड्स रूल की। हुड्स रूल बेसिकली बेस्ड किस पे है, मल्टीप्लिसिटी पे बेस्ड है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे होगी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल start when all the orbitals of subcell has on unpaired electron, ठीक है, मतलब हायर मल्टीप्लिसिटी करनी है रे यार, सीधी सी बात है, बता रहा हूं कैसे क्या करना है। हायर मल्टीप्लिसिटी करना है, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। कैसे, हुड्स रूल क्या बोलता है, आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इस प्रकार नहीं करा सकते, आपके पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले आप ऐसे भर दिए 1 2 1 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना आपने, ठीक है। आप ऐसे नहीं भर सकते, आप कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, हुड्स ये बोलता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तीनों में, फिर उसके बाद में आप इसको पेयरिंग करोगे, ओके। तो ये था हुड्स का रूल। हुड्स ने स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। और एक चीज और देख लो यहाँ पे, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी कम होती है फुल्ली फील्ड से, क्यों, इसका रीजन है, रीजन पूछा जा सकता है। पहला रीजन है सिमेट्री और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, देखो फुल्ली फील्ड है उसमें तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, फुल्ली फील्ड में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है तो यानी ज्यादा स्टेबल हो गया, ओके। अब बात करते हैं पाउली का एक्सक्लूजन नियम। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन को देख के आप भरोगे, दोनों में सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए। सेम स्पिन का मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हो ना तो दूसरा एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरोगे, ये गलत है। आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हैं तो दूसरा ऐसे भरना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ये चीज गलत थी, ओके। ये क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए,
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन देखोगे ना तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर तक आना पड़ेगा, यानी N, L, M और S तीनों चारों चीज काम लेनी पड़ेगी। पर आप ऑर्बिटल देखो, अगर ऑर्बिटल को देखते हो ना, डिस्टिंग्विश ऑर्बिटल को करना है तो वहां पे स्पिन क्वांटम नंबर से तो आपको मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब 3 क्वांटम नंबर चाहिए होती है N, L और M, ओके, ऑर्बिटल के लिए। पर आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसमें स्पिन तो इलेक्ट्रॉन की दोनों स्पिन अलग अलग हो सकती है और अलग अलग स्पिन ही भरना है, सेम स्पिन आपको यहाँ पे भरना नहीं है, ओके। इतनी बात हुई पाउली का एक्सक्लूजन नियम। तो ये हुआ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, थैंक यू।